हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ई गवर्नेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए समझते हैं एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ई गवर्नेंस का अगर सबसे बड़ा एडवांटेज कोई है तो वो रिड्यूस करप्शन है। क्योंकि ई गवर्नेंस के आने से हमें ये मानना होगा कि करप्शन में बहुत तेजी से कमी देखने को मिला है। खत्म नहीं हो गई है लेकिन कमी देखने को मिला है। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि अगर हम लोग 100 रुपए भेजते हैं लोगों की भलाई के लिए तो वह लोगों तक मात्र 45 रुपया ही पहुंच पाता है। 55 रुपया भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है। और उसके 15 साल पहले यही बात राजीव गांधी जी ने भी कही थी कि अगर 100 रुपये भेजते हैं तो 81 रुपया भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है और मात्र 19 रुपया ही लोगों तक पहुंच पाता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रिड्यूस करप्शन है। दूसरा हाई ट्रांसपेरेंसी। कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस के आने से पारदर्शिता भी बढ़ी है। जैसे कि कोई भी सरकार स्कीम लाती है तो उसके बारे में इंटरनेट पर सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस लॉ जारी कर देती है जिससे लोगों तक बात पहुंच पाती है। इंक्रीज कन्वीनियंस, बहुत सहूलियत भी हुआ है कोई भी काम करने में। आप घर बैठे अपना आवासीय ये सब बनवा सकते हैं। तो कन्वीनियंस भी कहीं ना कहीं। ग्रोथ इन जीडीपी। तो देखिए टेक्नोलॉजी के आ जाने से ग्रोथ, जीडीपी में ग्रोथ तो बहुत स्पीड से बहुत तेजी से बढ़ा है। जैसे कि अभी हाल में ही 5G लॉन्च किया गया। तो जिस दिन 5G लॉन्च किया गया था उस दिन प्रधानमंत्री ने कहा था और मुकेश अंबानी साहब ने भी अपने स्पीच में कहा था कि 5G के आने से इंडिया 2047 तक इंडिया की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन की होगी। रिड्यूस ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। तो कॉस्ट में भी कहीं ना कहीं रिड्यूसमेंट होता है। गवर्नमेंट का खर्च भी कहीं ना कहीं कमता है। इंक्रीज स्पीड इफिशियंसी। काम भी एकदम तुरंत इफिशियंट वे में हो जाएगा, खटाक। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी कहीं ना कहीं बढ़ती है इसके आने से। अब देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस के फायदे होंगे तो नुकसान भी होंगे। क्योंकि अगर सिक्का उछाला जाता है तो हेड और टेल दोनों चांसेस होते हैं। तो अब समझते हैं डिसएडवांटेज। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज लॉस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा टेक्निकल कम्युनिकेशन में। जो आपस में लोग बातचीत करते हैं वो इंटरपर्सनल, दो लोग या दो से ज्यादा लोगों में बातचीत होता है तो उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ऑनलाइन में कम्युनिकेशन हो नहीं पाता क्योंकि जो यूजर होता है वो डायरेक्ट कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये एक नुकसान है। टेक्निकल डिफिकल्टीज। अब टेक्निकल डिफिकल्टीज है, कभी मान लिए कि अगर मुझे आज काम है और IRCTC के साइट से बुक करना है टिकट और मान ली उस समय टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण सर्वर डाउन हो गया या फिर कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तो उससे तकलीफ आ सकती है। लेकिन ये जबरदस्ती के हम लोग डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं क्योंकि डिफिकल्टीज तो मान लिए SBI का भी लिंक फेल हो जाता है। आप लोग जाते होंगे बैंक तो वहीं देखिए ICICI का कितना फास्ट काम करता है। हाई स्पीड अप कॉस्ट। कहीं ना कहीं अगर अब उसके लिए इंटरनेट पूरे देश में होना चाहिए। इंटरनेट पूरे देश में होने के लिए हर जगह टावर, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट काफी हाई हो जाता है। लेकिन मैंने आपको ये बताया या पहले ही कि ये सब जबरदस्ती के हम लोग डिसएडवांटेज निकाल रहे हैं। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, ये एक प्रॉब्लम होती है कि हमारा इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं लीक होने का एक डर रहता है। जैसे कि अभी आधार कार्ड आया था तो आधार कार्ड पर बवाल इसी को लेके उठा था कि अगर जो किसी व्यक्ति का, किसी नागरिक का इंफॉर्मेशन, जो व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है वो लीक होने का एक डर होता है। और फिर साइबर क्राइम के आ जाने से तो और भी गवर्नेंस के लिए एक खतरा बना हुआ है। फिर एक ये इलिटरेसी है। तो देखिए ये इलिटरेसी मैंने जानकर ऐड किया हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो सभी लोग मोबाइल चलाना जानते हो, पढ़े लिखे भी हैं। भले डिग्री कोई मायने नहीं रखता है लेकिन पढ़े लिखे हैं। अब इलिटरेसी पाकिस्तान के लिए इसलिए अभी हाल में देखा था कि वहां के प्रधानमंत्री साहब ने हमारे टीम का मजाक उड़ाया। वहां के प्रधानमंत्री साहब ये भूल गए थे कि जब उनके यहाँ बाढ़ आया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उनके पास खाने के लिए भी औकात नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने उन्हें सांत्वना दी थी लेकिन उन्होंने क्या किया। और देखिए ये सब बेशर्म लोगों की पहचान होती है और उन्होंने तो अपना जो भी इज्जत था, शर्म था, पहले ही कटोरा खरीद कर बेच दिया है।
और याद रखिए आप लोग कि आप लोग खेल में जरूर आगे हो सकते हैं, विज्ञान में आगे हमसे कभी नहीं हो सकते। चलिए खैर छोड़िए, हम लोग राजनीति एक्सपोज, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है, तो इसमें हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग समझते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। तो इट इज अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी। तो देखिए ये एक तरह से एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या होता है? तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। उसी तरह ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिससे लोगों के इंफॉर्मेशन को बचाया जाता है। एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज इट इज इक्विवेलेंट टू फिजिकल सिग्नेचर। अगर इसकी मान्यता की बात की जाए तो और फिजिकल सिग्नेचर जितना फिजिकल सिग्नेचर को जितना मान्यता प्राप्त है उतना ही मान्यता प्राप्त डिजिटल सिग्नेचर को भी है। इसे मान्यता किस एक्ट के तहत प्राप्त हुई? तो इसे मान्यता आईटी एक्ट, जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इसे मान्यता प्राप्त हुई। अब इसके एल्गोरिथम को हम लोग समझते हैं। तो देखिए सेंडर, अब सेंडर कौन होता है? तो जो जिसे इंफॉर्मेशन भेजना रहता है। जैसे कि मैं आपके घर पे कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं तो मैं सेंडर हूं, और जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है उसे हम लोग रिसीवर कहते हैं। तो देखिए सेंडर को कोई डेटा भेजना होगा, क्योंकि हम लोग जब भी भेजते हैं तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या डेटा भेजते हैं। तो डेटा को लॉक कर दिया जाएगा, इनक्रिप्ट किया जाएगा, मतलब कि और कोई उसे नहीं देखे। इसका मकसद क्या है डिजिटल सिग्नेचर का? कि जो सेंडर ने इंफॉर्मेशन भेजा वो इंफॉर्मेशन सिर्फ रिसीवर को ही पता चले, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ रिसीवर ही जान सके कि उसमें क्या है मैसेज में। तो मैसेज डेटा के फॉर्म में भेज दिया गया, तो मैसेज को सबसे पहले इनक्रिप्ट किया गया, मतलब कि जो रियल मैसेज था वो रियल मैसेज उससे अलग, उसको बिल्कुल पूरी तरह कर दिया गया। जैसे कि आप रिसीवर को मैं सेंडर हूं, अब मैं सोच रहा हूं कि रिसीवर को मैसेज प्राप्त हो, मैं एप्पल मैसेज को भेजना चाह रहा हूं, तो वो जो इंक्रिप्शन हो वो एप्पल को PXYT एक कोड में फिक्स कर देगा, और वो कोड और लॉक कर देगा। और लॉक करने के लिए जो जिस की का प्रयोग किया जाएगा वह की होगा प्राइवेट की। जैसे कि प्राइवेट की से हम लोग लॉक कर दिए, अब ये लॉक हो गया, इनक्रिप्ट हो गया, मतलब कि अब एप्पल की जगह अब इसे कोई और देखेगा तो TEXWIZ है, अब कोई समझ ही नहीं पाएगा। अब जब तक कोड नहीं मिलेगा, अब यहां से डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट ये बन गया। और इस जो एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग हैश एल्गोरिथम। अब पब्लिक की क्या हो गया? तो देखिए जिस की से खुलेगा, लॉक किए थे हम लोग, यहाँ पे ताला लगाए थे, अब ताला जब तक खुलेगा नहीं आप लोग कैसे मैसेज को जान पाइएगा? समझिए कि ये घर है, उसी में सारा मैसेज रखा है। अब इसको लॉक कर दिया, लॉक करने के लिए प्राइवेट की का यूज किया गया। अब इसे डीलॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए हम लोग पब्लिक की, अब पब्लिक की हम लोग उसको भेज देंगे जिसे ये मैसेज हमको भेजना है, रिसीवर को। जैसे कि अगर ए चाहता है बी को मैसेज मिले तो बी को ही सिर्फ मैसेज मिलेगा, तो बी को भेज दिया गया पब्लिक की कि लो तुम ये चाबी है, ताला खोल लेना। तो जैसे ही इस प्रोसेस को कहते हैं इनक्रिप्शन, लॉक करने के प्रोसेस को कहते हैं इनक्रिप्शन, और अनलॉक करने के प्रोसेस को कहते हैं डिक्रिप्शन। तो पब्लिक की जो चाबी है उससे खोल लेगा मैसेज, और यहाँ पे इसको एप्पल मिल जाएगा, APPLE जो कोड है, तो यही रिसीवर को प्राप्त हो जाएगा। अब समझते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है। तो इट इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ सर्टेन पर्पस। तो देखिए ये एक तरह से सर्टिफिकेट होता है जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के काम आता है। इट इज इक्विवेलेंट टू फिजिकल सर्टिफिकेट। जो फिजिकल सर्टिफिकेट है इसकी भी मान्यता उतनी ही है जितनी फिजिकल सर्टिफिकेट की है। अगर कुछ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की बात की जाए तो पासपोर्ट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, और भी वगैरह वगैरह हैं। अब अ लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो देखिए जो अथॉरिटी लाइसेंस मतलब कि जो वेरिफिकेशन करती है, जो डिजिटल सर्टिफिकेट को प्रदान करती है, उसे हम लोग कहते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी, शॉर्ट में CA कहते हैं। इशू द डिजिटल सर्टिफिकेट, तो यही डिजिटल सर्टिफिकेट को इशू करती है CA। अब देखिए यहाँ पे आप लोग CA मींस सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, ये नहीं कि पेज भरने के चक्कर में लिख दीजिएगा आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, गलत हो जाएगा। Who has been appointed to issue a license under section 24 of IT Act 2000।
तो आईटी एक्ट के सेक्शन 24 के तहत ये बता दिया गया था कि एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगा जो डीएसए को इशू करेगा। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डीएसए, कितने टाइप के डीएसए होते हैं। मतलब डीएसए मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो इसके दो क्लास होते हैं, क्लास 2 और क्लास 3। तो देखिए एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए, जो क्लास 2 सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2021 से खत्म हो गया है। उसे भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी करके पूरी तरह अवैध करार दिया गया और बोला कि अब सिर्फ एक ही क्लास की सर्टिफिकेट होगी, वो क्लास 3 सर्टिफिकेट होगी। लेकिन चूंकि कैरिकुलम में पढ़ना था इसलिए हम लोग इसे भी जान लेते हैं। तो इसमें था क्या समझते हैं। इन क्लास 2 सर्टिफिकेट आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इज वेरीफाइड अगेंस्ट अ ट्रस्टेड और प्री वेरीफाइड डेटाबेस। मतलब कि पहले से उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो वेरीफाइड है, उसी के बेसिस पर पर्सन की जो वेरिफिकेशन वो की जाएगी। जैसे कि मान लिए कि आपको एक डीएसए बनवाना है, तो पहले से आपका ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि वेरीफाइड है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो वेरीफाई करेगा, आप पर्सन को वेरीफाई नहीं करेगा। प्री वेरीफाइड डेटाबेस के आधार पे इशू करेगा सर्टिफिकेट। It was used to filling income tax, MCA forms, audit reports, etc. On 26 नवंबर 2020 को ही गाइडलाइन से इशू किया गया सीसीए द्वारा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा, that DSC क्लास 2 will be discontinued from 1 जनवरी 2021। तो अब 1 जनवरी 2021 से DSA 2 खत्म हो गया क्लास 2, अब सिर्फ एक ही क्लास है वो क्लास 3। It is a highest level of DSC, highest level of security in DSC, where a registration authority verifies person. Authorities verify person. It is used where high chance of fraud. तो देखिए जहां पे हाई चांस ऑफ फ्रॉड रहता है वहां पे क्लास 3 का प्रयोग किया जाता था पहले, अब तो सभी जगह क्लास 3 का ही प्रयोग किया जाता। क्लास 2 में देखिए वेरिफिकेशन जो होता है वो प्री वेरीफाइड डेटाबेस के थ्रू होता है, लेकिन क्लास 3 में जो वेरिफिकेशन होता है वो पर्सन का ही वेरिफिकेशन होता है। उसके प्री वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स से वेरिफिकेशन नहीं होता, खुद पर्सन का वेरिफिकेशन होता है। और ये करता कौन है, तो वही अथॉरिटी करता है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एक होता है, वही वेरिफिकेशन करता है। एक बार फिर समझते हैं क्लास 2 और क्लास 3 में डिफरेंस। तो क्लास 2 में जो वेरिफिकेशन होता है वो प्री वेरीफाइड डेटाबेस के जरिए होता है, और क्लास 3 में जो वेरिफिकेशन होता है वो पर्सन का ही होता है। मतलब कि पर्सन को रहना जरूरी है, ये नहीं कि प्री वेरीफाइड डेटाबेस से नहीं होगा वेरिफिकेशन। अब ये कहाँ यूज होता है, तो ई टेंडरिंग में यूज होता है, और जहां हाई लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन होता है वहां इसका क्लास 3 का पहले यूज होता था। अब तो सब जगह क्लास 3 का ही यूज होगा। धन्यवाद।